में जो गेहूँ लगा ले और प्याज लगा ले उसकी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जब बिन मौसम बरसे मेघा तो लाए आफत। जी हां, देश के कई राज्यों में आफत की बारिश जारी है और बची कुची कसर आसमान से मुसीबत बनकर बरस रहे ओलों ने पूरी कर दी है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं और डॉक्टर्स लगातार लोगों से इस मौसम में पहले से ज्यादा एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। बारिश कम हो या जरूरत से ज्यादा हमेशा दिक्कतें पैदा करती ही है, फिर चाहे आपकी सेहत की बात हो या किसानों की मेहनत की। सब पर संकट गहराने लगता है और इस बार ये बारिश सीजन से पहले आ गई है। उत्तर पूर्वी भारत, तेलंगाना, ओडिशा में बारिश आफत बनकर बरस रही है और ये हाल केवल इन्हीं राज्यों का नहीं है, बल्कि दक्षिण गुजरात में भी तेज हवाओं के साथ बारिश, हरियाणा के कई जिलों में ओलावृष्टि, बिहार और राजस्थान में भी ओलों से किसानों और लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। तो आज स्वदेश विशेष में बारिश के इस डबल अटैक की हम बात करेंगे। किस तरह से किसानों की मेहनत और हमारी सेहत पर ये जो है बारिश पानी फेरती नजर आ रही है। और चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद भी होंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं फसल पर। ये जो बारिश है वो किस तरह से फसलों पर नुकसान पहुंचा रही है और किसानों का क्या कहना है, जरा वो पहले सुनिए। कल से जो बहुत तेज़ की बारिश और हवा हो रही है उसकी वजह से जो खेती में जो गेहूँ लगा ले और प्याज लगा ले उसकी वो सवनगांव और मालेगांव तालुके के एरिया में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज सुबह से हमारे इधर बारिश चालू हो गई है, तो जो पीक हमारा जो कांदा पीक है जो प्रमुख वो निकालने को आया था, तो वो अभी ख़राब हो जाएगा। इसकी वजह से जो किसान लोग हैं उनका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और चलिए अब हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहले हम चर्चा फसलों पर इसके नुकसान की करेंगे और हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा साहब हमारे साथ हैं, डायरेक्टर जनरल हैं आईएमटी से। डॉक्टर मृत्युंजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही हमारे सहयोगी विश्वमोहन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे भी हम तमाम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर मोहापात्रा, आपके पास आना चाहेंगे। न सिर्फ मौसम का साइकिल हम चेंज होते देख रहे हैं और एक तरह की तकलीफ बढ़ा रही है, बल्कि हम देख रहे हैं कि अब जो है वो एक रिकमेंडेशन आ रही है कि जो फसलों के साइकिल में उसमें भी बदलाव करने की ज़रूरत है। फिलहाल मौजूदा तौर पर हम ये जो बेमौसम बरसात देख रहे हैं, ये संकट फिलहाल कितना बड़ा है और किस तरह के नुकसान आप देख रहे हैं और कब तक जो है इस पे राहत मिल सकती है? लास्ट 2 डेज आप देखेंगे कि भारत के भी बहुत सारे हिस्सों में, जैसे स्पेशली सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में रेन और थंडरस्टॉर्म्स रिकॉर्ड किया गया है। ये जो सीजन है मार्च अप्रैल में, इस महीना में ऐसे ही थंडरस्टॉर्म के साथ कभी ओलावृष्टि भी होता है, इसके साथ साथ लाइटनिंग और स्क्वेली विंड्स और गस्टी विंड्स भी कभी कभी तेज हवा 30 से 50 किलोमीटर तक हो सकता है। और ये सभी जो एक्टिविटी है यूजुअली आफ्टरनून आवर्स से शुरू करके नाइट तक जारी रहता है। और इसका जानकारी देने के लिए हम राउंड द क्लॉक वॉच रखे हैं और हम ये जो घटना अभी घट रहा है इसका पूर्वानुमान 5 दिन पहले किए थे कि ऐसे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देश में आने वाले हैं और ये एक्टिविटी अभी जारी रहेगा। नेक्स्ट 5 डेज तक आप देखेंगे जो हमारा पूर्वानुमान है, ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और इसके साथ साथ जो बारिश लाइटनिंग एक्टिविटी जारी रहने का उम्मीद है एंटायर साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया। और धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ बढ़ेगा। 19 तारीख से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ये एक्टिविटी देखने को मिलेगा।
बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे सहयोगी मृत्युंजय भी माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ विश्वमोहन भी हमारे साथ बने हुए हैं। और विश्वमोहन, एक चीज़ ज़ाहिर-सी बात तौर पे समझ में आ रही है कि ये सारी जो तकलीफ़ है, ये अभी फ़िलहाल फसलों पे नज़र आ रही है। हम देखते हैं कि जो गर्मी है, उससे तो हमें राहत मिल जाती है, लेकिन एक तरह का अत्याचार फसलों पर होता है। आप कोई सवाल डॉक्टर महापात्रा से करना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। मोहपात्रा सर, सबसे अगला सवाल मेरा आपसे यही होगा, किसान इस उम्मीद में थे कि इस बार फसल अच्छी हो रही है, यील्ड भी उनको अच्छी दिखाई दे रही थी, खास करके गेहूं और सरसों के किसानों से बात हो रही थी, वो यही कह रहे हैं। लेकिन अब जब काटने के लिए उनकी तैयारी हो रही थी, तो अब बारिश हो गई है। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे यहाँ पर? और अगले 5 दिनों तक आपने कहा कि अभी मौसम खराब रहेगा और नॉर्थ की तरफ ये मौसम की स्थिति और खराब होती चली जाएगी अगले 2-3 दिनों में। तो कौन कौन से ऐसे इलाके होंगे, कौन कौन से राज्य होंगे जो वहां के किसानों को अलर्ट रहना चाहिए? जैसे अभी का टाइम देखें तो सेंट्रल इंडिया में जैसे महाराष्ट्र हो कि गुजरात हो, इसमें प्याज और बहुत सारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होते हैं जिसका हम ध्यान रखना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो जो व्हीट्स होता है, गेहूं होता है, वो गेहूं ज्यादातर नुकसान होता है बारिश की वजह से। और हमारा अभी जो इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट जारी हुआ है, कंटिन्यूसली जारी हो रहा है हर दिन, इसमें हम बोल रहे हैं कि आपने जो पके हुए गेहूं है इसको अभी काटेंगे तो ज्यादा नुकसान हो सकता है। और जो काटा हुआ है इसको आप अच्छे जगह पर, सुरक्षित जगह पर रखिए। और जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है इसको जैसे आप काट सकते हैं कि अमल कर सकते हैं, करके ले लीजिए। और ओपन स्पेस में हम रखना नहीं चाहिए, इसको अंदर सुरक्षित जगह में रखना चाहिए। और ये जो ओलावृष्टि होता है, ओलावृष्टि की वजह से भी बहुत सारे फ्रूट्स और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अफेक्टेड होता है। जो भी हार्वेस्टेबल क्रॉप्स है, हॉर्टिकल्चर हो कि अदर क्रॉप्स हो, इसको हम हार्वेस्ट कर लेना चाहिए और सुरक्षित जगह में रखना चाहिए। ओलावृष्टि की आप बात कर रहे हैं मोहपात्रा साहब, कौन कौन से ऐसे इलाके होंगे, किन किन राज्यों के कौन कौन से ऐसे एरिया होंगे जहां पर ओलावृष्टि की संभावना लग रही है आईएमडी को? यूजुअली जब ये थंडरस्टॉर्म सीजन शुरू होता है, ये थंडरस्टॉर्म सीजन के शुरू टाइम पहला थंडरस्टॉर्म के साथ यूजुअली ओलावृष्टि ज्यादा होता है। इसलिए जो पास्ट 24 आवर्स में जो ओलावृष्टि हुआ है वो शायद पीक एक्टिविटी जैसे था जो एरिया में हो गया है। और इस एरिया में अभी ओलावृष्टि हो सकता है मगर कम ही होगा, मगर थंडरस्टॉर्म्स और रेनफॉल हो सकता है। जो एरिया में अभी जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अभी एक्टिविटी शुरू नहीं हुआ है, मगर 19 तारीख से यहाँ एक्टिविटी शुरू होने वाला है, वो एरिया में तब ओलावृष्टि होने का पूर्वानुमान किया गया है। उत्तर और पश्चिम भारत के जो भी किसान हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो उनके लिए चेतावनी है, उनको तैयारी करनी होगी। अगर खेत में अगर फसल पड़ी है तो आप तो कुछ नहीं कर सकते, अगर आपने कटाई कर ली है तो उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। अगले 5 दिन मौसम के लिहाज से अहम होने वाले हैं। बारिश के साथ हवाएं भी चलेंगी और कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं, ऐसा आईएमडी का अनुमान है। सर मोहपात्रा साहब, अब बात कर लेते हैं अगले महीने के हिसाब से। हालांकि आपने पहले ही कहा था कि अल नीनो को लेकर पूरी तरह से कितना रिस्क है अल नीनो का, वो 15 अप्रैल तक वो स्थिति साफ करेंगे, लेकिन अभी तक का मॉडल कितना संकेत दे रहा है? क्या अभी इस बात पर कायम है कि 60% तक संभावना है कि जुलाई के महीने में अल नीनो भारत में भी एक्टिव हो जाएगा? जी, अभी तक जो मॉडल का गाइडेंस है, इस गाइडेंस हिसाब से अभी न्यूट्रल कंडीशंस में हम लोग चल रहे हैं। और मानसून सीजन में जैसे जुलाई महीने में लगभग 60% प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रहा है कि एल नीनो कंडीशंस डेवलप हो सकता है। और मगर एक अच्छा संदेश ये है कि जो इंडियन ओशन डाइपोल कंडीशन है आईओडी, तो आईओडी कंडीशन अभी पॉजिटिव तरफ और पॉजिटिव साइड पर है, न्यूट्रल है मगर पॉजिटिव साइड पर है। और ये पॉजिटिव आईओडी मानसून के लिए अच्छा होता है, नेगेटिव आईओडी होने का कोई पूर्वानुमान नहीं है। और पूर्वानुमान यही है कि ये पॉजिटिव साइड में रहेगा और न्यूट्रल आईओडी कंडीशंस होगा।
ये इंसाइट्स बहुत ज़रूरी थे, जिसके ज़रिए हम समझ पा रहे हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह के हालात होने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि ये बेमौसम बारिश जो है वो फसलों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और साथ ही डॉक्टर महापात्रा ने बताया कि किस तरह से आगे ख़ास तौर पर आपको ध्यान रखना है, और जो उत्तर और पश्चिम एरिया के किसान हैं उनको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर महापात्रा। इसके साथ ही विश्व मोहन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का और इस खास विश्लेषण का। और अब हम बात करेंगे फसलों के बाद आपकी सेहत पर किस तरह का इम्पैक्ट नजर आ रहा है इस बेमौसम बारिश का। इस पर चर्चा करने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर SK बख्शी साहब हैं, जो कि जनरल फिजिशियन है मेट्रो हॉस्पिटल से। डॉक्टर बख्शी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही श्रुति भारद्वाज हैं, सीनियर क्लिनिकल डाइटिशियन हैं NH अहमदाबाद से। श्रुति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर बख्शी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बेमौसम बारिश और इन सब के बीच हम कोविड की भी आहट देख रहे हैं, उनके भी केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हम इन्फ्लुएंजा का असर भी देख रहे हैं, और ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है फ़र्क कर पाना। फिलहाल OPD में किस तरह के हालात आपको नज़र आ रहे हैं, और ये जो बेमौसम बरसात होती है वो किन किन खतरों को दावत देती है? जो अभी आप सही कह रहे हैं, अभी रिसेंटली कोविड के केस इंक्रीज हुए हैं, और इंडिया में अभी तो टोटल तो मोर देन 5,000 विच हैव बीन आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ 109 डेज। दिल्ली में भी अभी काफी 36 केसेस हुए हैं लास्ट डे। बट अभी कोविड इतना ज्यादा नहीं है जितना हमारा जो फ्लू और इन्फ्लुएंजा फैला हुआ था। स्पेशली H3N2 के केसेस दिल्ली में बहुत सारे आए गए। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को फ्लू से ही ज्यादा तकलीफ वगैरह थी, और दोनों के सिम्टम्स काफी एक टाइप के ही होते हैं, जिसमें तेज बुखार, ठंडक के है, जुकाम, खांसी, गले में दर्द, सिर में दर्द, पूरे बॉडी एक वगैरह। और इसमें ये फ्लू वगैरह में जो बुखार तो जल्दी टूट जाता है, बट हमने देखा OPD में कि लोगों को खांसी काफी 3 हफ्ते या इवन 1 मंथ तक भी परसिस्ट करती रही। तो ये फ्लू मेजॉरिटी ऑफ केस में तो माइल्ड होता है, खाली रेस्ट और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाता है। बट जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज वगैरह हैं, वेरी चिल्ड्रन या एल्डरली या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स वगैरह हैं, या जिनको चेस्ट की प्रॉब्लम है, जैसे दमे के मरीज और COPD के या डायबिटीज के, कैंसर, उन्हें खतरनाक हो सकता है। बारिश की वजह से अभी जो बेमौसम बारिश होएगी तो उससे बेसिकली एक ग्रोथ ऑफ मॉस्किटोज ग्रोथ वगैरह होएगी, और एक लोग अपना जो चेंज ऑफ सीजन हो रहा है उसमें लोग अपना प्रिकॉशन वगैरह नहीं लेते हैं कई बार, तो जिसमें प्रिकॉशन ना लेने की वजह से अगेन उसमें दे आर मोर प्रोन टू मोर वायरल इन्फेक्शन। और फिर अभी जो बारिश की वजह से जो भीग जाने की वजह से भी लोगों को कई बार अगर वो परसिस्ट करे तो निमोनिया वगैरह हो सकता है। और फिर अगर मॉस्किटो बढ़ने की वजह से जो उसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, या मॉस्किटो बाइट की वजह से जो इन्फेक्शन वगैरह होती हैं, उनके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली अभी तो ज्यादा वायरल इन्फेक्शन का ही दिल्ली में चल रहा है, स्पेशली फ्लू टाइप का, जो कोविड वगैरह मच लेसर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात। और जाहिर सी बात है कि ये जो ढेर सारी बीमारियां हैं, ये इस बेमौसम बारिश में और ज़्यादा ख़तरनाक बन जाती हैं, और ज़्यादा इनका जो असर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से तकलीफ़ बढ़ने की जो आशंका है, गुंजाइश है, वो और ज़्यादा नज़र आती है। श्रुति, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जब बेमौसम बरसात होती है तो एक चीज़ जहन में आती है कि बरसात होते ही लोग तुरंत जो है स्वाद के चक्कर में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि साहब बरसात हो गई है तो अब जो मौसम है वो पकौड़े खाने का है, परोठे खाने का है, और बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि लोग सड़कों से, बाहर से भी लोग खाते हैं। तो ऐसे में डाइट कितनी इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और बताइए कि जब हम बीमार होते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम इस मौसम में बीमार ना पड़ें, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए?
श्रुति, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिससे श्रुति से हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर बख्शी, मैं आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा। जरा बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि आजकल जो है ये फर्क कर पाना और ओपीडी में हर तरह के मरीज आपको नजर आ रहे हैं, और एक खास बात का आपने जिक्र किया कि ये जो अभी की स्थिति है उसमें क्या हो रहा है कि जो खांसी है वो महीनों ठीक नहीं हो रही है, जो तकलीफ है, जो इन्फेक्शन है वो भी कई बार सामने आता है। ऐसे में किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए अगर आप किस तरह से फ्लू की चपेट में आ गए हैं और दोबारा आप ठीक हो गए हैं उसके बाद भी? देखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये फ्लू बड़ा हाईली कंटेजियस है, स्पेशली ये स्प्रेड होता है एरोसोल से। स्पेशली जो अगर क्लोज से बात कर रहे हैं जोर से, या खांस रहे हैं या स्नीज कर रहे हैं, तो उससे एरोसोल रिलीज होते हैं और स्पेशली क्लोज कांटेक्ट वालों को दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये इनफेक्ट बुखार होने से एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है और शुरू के 3-4 दिन ज्यादा रहता है। इसके अलावा इवन आपके अगर हम जब भी खांसे या छींके तो हमें अपने ऊपर फेस के ऊपर अपने जो आइदर हैंकी है या टिश्यूज वगैरह है, या अपनी हमारे जो पहले बताया गया था अपनी नहीं है तो अपनी स्लीव्स को ऐसे मुंह करके रख लें ताकि आप दूसरों को इन्फेक्ट ना कर पाए। और अगर आपके हाथ में है और आप किसी से हैंडशेक करते हैं तो उसके हाथ में वायरस ट्रांसमिट हो जाता है, एंड वो जब अपने मुंह को या नाक को या आंखों में टच करेगा तो उनको भी इन्फेक्शन होने का डर है। तो एक जब भी जिसको भी इन्फेक्शन वगैरह हुई है उसको ये करना ध्यान रखना चाहिए कि वो दूसरों को इन्फेक्ट ना करे, तो अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट वगैरह करे। और इस टाइप की जो सिंपल प्रिकॉशंस वगैरह हैं, जो स्पेशली हैंड हाइजीन जो हर एक ने सीख ली है कोविड के जमाने में, एक सोशल डिस्टेंसिंग है कि जो है एडिक्वेट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पर्सन, और जो ये करेक्ट कवरिंग योर माउथ एंड नोज वाइल कफिंग और स्नीजिंग, इस टाइप के प्रिकॉशंस लेने से वो दूसरों को इन्फेक्ट करने से बचेंगे। और ये जो और उनको अपने आप को आइसोलेट करके किसी क्राउडेड प्लेस में ना जाएं। और जिन लोगों को ज्यादा क्राउडेड प्लेस वगैरह है, जैसे किसी भी आप मार्केट में घूम रहे हैं या बस में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं जहाँ पे ज्यादा पब्लिक वगैरह हो, तो वहां पे अगर कोई भी एक इन्फेक्टेड पर्सन होगा वो दूसरों को काफी जल्दी इन्फेक्ट कर सकता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि रेस्ट करें और सबसे एक फ्लूइड इनटेक का अपना अच्छा ध्यान रखें। जितना पानी पिएंगे या किसी और फॉर्म में लिक्विड, वेदर मिल्क है, जूस है, कोकोनट वाटर है, लेमनेड वगैरह है, शिकंजी टाइप का जो लेते रहेंगे तो उससे जल्दी आपकी जो रिकवरी भी फास्ट होने का होएगा। और खाने पीने में तो नॉर्मल खाना खाएं। और जैसे आप पूछ रहे थे कि बारिश के जमाने में किसी भी इस टाइप की जो स्वाद लग जाता है, बट उस टाइप की चीजों को स्पेशली कहीं रोड साइड पे जहाँ पे कि अगर प्रॉपर हाइजीन वगैरह ना हो तो वहां पे आपको चांसेस अगेन गेटिंग है कोई इन्फेक्शन वगैरह का, जिससे आपके पेट वगैरह में हाथों में इन्फेक्शन होने से लूज मोशन, वॉमिटिंग वगैरह होने का हो जाएगा। तो और जो भी जो आप जैसे आप दिखा रहे हैं कि गर्म पानी वगैरह पिए और स्प्राउट्स वगैरह लें, और जो ज्यादा जो भी बॉइल्ड चीज ना हो, ठंडी हो, जो कटे हुए फ्रूट्स पड़े हैं या कटी हुई फल सब्जी वगैरह है, उनमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, तो उसको अवॉइड करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा कि हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि जब इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं तो बहुत सारे लोग घर पे ही उसका इलाज शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग कोविड के टाइम में दवाओं से उनका एक्सपोजर इस कदर बढ़ गया है, इवन एंटीबायोटिक्स को लेकर भी लोग कोई ज़्यादा एहतियात नहीं रखते हैं। और यही वजह है कि हाल ही में IMA ने बाकायदा इसके बारे में गाइडलाइन जारी की कि बेवजह एंटीबायोटिक्स लेने से बचें, खुद लोग भी बचें, डॉक्टर्स भी लिखने से बचें। तो ऐसे लोगों को क्या सलाह होगी? ऐसे लोगों को यही सलाह है कि जो अगर जिनको लगता है कि सिंपल वायरल फीवर है, वेदर इज फ्लू और कोविड, अगर ज्यादा सीरियस नहीं है, उनको ज्यादा कोई बहुत तेज बुखार वगैरह जो परसिस्ट नहीं कर रहा है, 48 to 72 आवर्स के बाद भी नहीं जा रहा है, और उनको कोई सांस लेने की तकलीफ हो रही है या चेस्ट पेन हो रहा है, या वो प्रीडिस्पोज है या वल्नरेबल हैं, जैसे एक्सट्रीम्स ऑफ एज, वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड है, डायबिटिक है, अस्थमा वाले हैं,
उनको पहले से ही डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। अपने आप स्वयं एंटीबायोटिक या एंटीवायरल वगैरह शुरू नहीं करने चाहिए, इससे नुकसान ज्यादा होता है। और एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप से इससे जो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं वो भी ज्यादा डेवलप होते हैं। तो खाली जो रेस्ट करके सिंपल पैरासिटामोल वगैरह लेने से, जिससे बुखार वगैरह डाउन हो जाए, और पानी वगैरह खूब पीने से, तो अपने आप को वो अपने हाइड्रेशन वगैरह अच्छे ढंग से रखें तो वो ही आपको काफी मेंटेन है। करना होगा और एहतियात बरतनी है आपको। एंटीबायोटिक्स लेते वक्त डॉक्टर्स की सलाह पर ही लें, और इसके बारे में आईएमए ने भी बहुत ही ताकीद किया है। श्रुति भी इस बीच हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। श्रुति, हम देख रहे हैं कि ये जो तकलीफें हैं, चाहे फ्लू हो, चाहे इन्फ्लुएंजा हो, चाहे हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद भी लोगों को पूरे साल हम कहें तो एक तरह की दिक्कत है, उनकी हड्डियों में दर्द है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ है, उन्हें बाकी कई और तकलीफें घेर ले रही हैं। कोई बीमारी अपने शुरुआती दौर में ही उनको इस कदर कमज़ोर कर दे रही है कि वो उससे लड़ने में, उससे बाहर निकलने में उन्हें हफ्तों और महीनों लग जा रहे हैं। तो किस तरह का हमारी थाली होनी चाहिए, किस तरह का हमारी डाइट होनी चाहिए रिकवरी के लिए? अभी हम जो, जैसा सर ने बोला, अभी वायरल इतना ज़्यादा चल रहा है, तो वी मेक श्योर कि हमारा जो भी एक स्ट्रीट फूड हम थोड़ा अवॉइड करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा घर का होम कुक्ड मील लें। आपका पानी के इंटेक पे बहुत ध्यान दीजिए, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आपका पानी आप कितना लेते हैं पूरे दिन में। जैसा आपने बताया कि अभी आजकल इतनी बीमारी चल रही है, लोगों को टाइम लग रहा है उससे ओवरकम करने में, बिकॉज सी हम जो भी खाना खा रहे हैं बट वो कितना क्वालिटी का आप खाते हो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। हम खाना दोपहर ब्रेक, सुबह नाश्ता लेते हैं, दोपहर का खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं, बट उसमें क्वालिटी क्या है। आप अच्छे से अपना प्रॉपर सुबह नाश्ता मेक श्योर करिए, बाहर का पैकेट वाला नहीं लेके आप घर पे फ्रेश होम कुक्ड बनाइए। जो भी आपका एक स्टेपल आपके एरिया में जो आप डेली लेते हैं, दोपहर के खाने में आप ध्यान रखिए, बीच में टेक समथिंग, बहुत देर भूखे नहीं रहिए। टेक समथिंग इन बिटवीन, जैसे आप फ्रूट ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, या कुछ भी आपको जो सेट होता है, कोकोनट वाटर, सूप बना के घर पे लंच लीजिए। देन उसमें अगेन प्रॉपर दाल, रोटी, सब्जी सब लेना है, बिकॉज हर एक चीज का अपना एक न्यूट्रिशन होता है। दाल से हमें प्रोटीन मिल रहा है, वेजिटेबल से वी गेट फाइबर, विटामिन, मिनरल्स। तो आपको अपनी थाली में हर चीज इंक्लूड करनी है। दही की जहां तक बात आती है, बहुत लोगों को लगता है कि बारिश का मौसम है, हमें दही सेट नहीं होता। आप रात में नहीं लेके आप दिन के टाइम पे आप ले सकते हैं। उसमें भी आप ध्यान रखिए कि अगर आप घर पे दही जमा के खुद से वो लेंगे तो वो ज्यादा बेटर है, बिकॉज इट इज कर्ड इज अ सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक, जहाँ पे हम ये वायरल फीवर सब चल रहा है, और जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे हम ध्यान नहीं देते, हमारे गट पे। हमें कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये सब चीजें बहुत कॉमन है, तो आपको अपने गट पे बहुत ध्यान देना है कि आपको कब्जियत और ये सब नहीं रहे। शाम में भी मेक श्योर, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत हमारे ऐसे, जैसे मॉनसून वेदर आता है तो हमें ऐसा मन करता है कि हम फ्राइड ले, तो आप स्ट्रीट फूड नहीं लेके आप घर पे कुछ अपना हाइजीनिक आप बनाओ, दैट यू कैन टेक। एंड रात में आप एटलीस्ट आपके सोने और खाने में भी आप 1.5 से 2 घंटे का गैप रखिए, जिससे भी आपको उसमें भी आपको मदद मिलेगी। बिल्कुल। Yes. अब बहुत अहम बात आपने की, और इसमें आपने एक बड़ी खास पॉइंट का जिक्र किया, गट हेल्थ, और इससे लेकर लोगों में अवेयरनेस नहीं है। श्रुति, जरा रोशनी डाल पाएंगी संक्षेप में? समय कम है, लेकिन जरा बता पाएं गट हेल्थ कितनी आवश्यक है? आजकल गट का जो हमारा गट रिलेटेड बहुत, बिकॉज हमारा सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो हम ये छोटी छोटी चीजें जैसे एसिडिटी, जिसको हम गैस्ट्रिक ट्रबल बोलते हैं, हमारा बहुत पेट साफ नहीं होना, जिसको हम साइंटिफिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, ये सब चीजें बहुत इश्यू हो गई है। और जब हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो कोई एक चीज लेने से आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं बनता है। आपका अच्छा डाइट, आपका वाटर इनटेक, आप कितना स्लीप लेते हैं, और आपका गट हेल्थ कैसा है, वो सब मैटर करता है। आजकल बहुत सारे ऐसे, इवन गट इज नॉट जब वायरल फीवर में नहीं, आपके जो भी हमारे जो भी मेजर डिजीजेस हैं, लाइक किडनी डिजीजेस, ब्रेन रिलेटेड, देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द गट एंड योर
डिजीज। सो मेक श्योर कि आप अपने गट हेल्थ के लिए इंक्लूड एटलीस्ट 1 फ्रूट, आप डेली एक फल लीजिए, अपने खाने में दही या बटर मिल्क जो भी आपके एरिया में वो स्टेपल फूड है वो आप इंक्लूड करिए। एंड आपका हाइड्रेशन और थोड़ा सा डू सम फिजिकल एक्टिविटी, तो ये जो एसिडिटी ये सब प्रॉब्लम है गट से रिलेटेड ये आपको नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत अहम बात कही और ये चर्चा इसलिए भी ज़रूरी थी, इसीलिए मैंने बहुत पिन पॉइंट करके गट हेल्थ के बारे में बात की और आपको ये बात समझ में आई है इस चर्चा के ज़रिए कि किस तरह से हर चीज़ आवश्यक है। मौसम तो बदलता रहेगा, लेकिन बदलते मौसम में आपके शरीर में वो ताकत होनी चाहिए जो एक सुरक्षा कवच का काम करे। तो आपको करना क्या है? आपको बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, घर की चीज़ें खानी है। अपने डाइट में आपको खास तौर पे बड़े बदलाव करने होंगे। इसके साथ ही आपको किसी भी तरह की तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर से परामर्श लें, अपने मन से कोई भी दवा ना खाएं। डॉक्टर बख्शी और श्रुति, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद है कि आपकी एडवाइस हमारे दर्शकों के काम आएगी। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।